Hello everyone, welcome to IKTAP. So let's start with the newspaper analysis for 28th of March. Now first things first, let's understand कि आज हमें कौन कौन से न्यूज़ को डिस्कस करना है। देखिए सबसे पहले हम बात करने वाले हैं ऑस्ट्रेलिया के बारे में। ऑस्ट्रेलिया ने रिसेंटली एक न्यू डिफेंस स्पेस कमांड एजेंसी बनाया है। तो इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, किस तरीके से काम करेगा एंड मोर ओवर इंडिया की कौन सी स्पेस कमांड जो एजेंसी है उसके बारे में हम समझेंगे। सेकंड विल टॉक अबाउट अ सीईपीए जो कि रिसेंटली साइन किया गया है बिटवीन इंडिया और यूएई के बीच बीच में। तो दिस अग्रीमेंट वाज साइंड सम डेज अगो, उसके बारे में हमने बात की थी, बट इसके कुछ एडिशनल पॉइंट्स हैं जो कि उस टाइम मेंशन नहीं किए गए थे न्यूज़पेपर के अंदर, वो रिसेंटली आए हैं तो उसको हम कवर करेंगे। थर्ड विल टॉक अबाउट कोयना डैम। कोयना डैम महाराष्ट्र के अंदर प्रेजेंट है और इसकी कुछ प्रॉब्लम्स वगैरह चल रही है, जिसमें इसका रिसेंटली कैग का रिपोर्ट आया है, जिसके कारण कुछ प्रॉब्लम्स एंड लूप होल्स को सामने लाया गया। तो क्या क्या चीजें हैं और कोयना डैम के बारे में स्टैटिक चीजें हमें क्या क्या पता होनी चाहिए, उन सब चीजों को हम डिस्कस करेंगे। एंड फाइनली विल टॉक अबाउट एमआरसैम। नाउ एमआरसैम क्या होता है, इसका आर्मी वेरिएंट क्या है और किस तरीके से काम करेगा, इसके बारे में हम समझेंगे। ऑलराइट, तो लेट्स मूव ऑन टू द फर्स्ट वन, जहां हम बात करने वाले हैं ऑस्ट्रेलिया के बारे में। और ऑस्ट्रेलिया का जो डिफेंस स्पेस कमांड एजेंसी है उसको हम डिटेल में समझेंगे कि एग्जैक्टली क्या है। तो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, कौन सी कंट्री है जिसने रिसेंटली अपना स्पेस कमांड एजेंसी बनाया है? दैट इज द ऑस्ट्रेलिया। पहला चीज तो आपसे यही पूछा जा सकता है। सेकंड चीज, एम क्या है? देखिए अगर आप इसको देखेंगे तो उन्होंने अपने डिफेंस मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर एक न्यू स्पेस का कमांड एजेंसी बनाया है। मतलब कि स्पेस रिलेटेड जितने भी प्रोग्राम्स वगैरह अब ऑस्ट्रेलिया लॉन्च करेगा उसके लिए एक स्पेसिफिक कमांड एजेंसी को बनाया गया है अपने स्पेस के डिपार्टमेंट के अंदर में, ठीक है, मतलब ऑस्ट्रेलिया के अंदर। मेन एम ये है कि स्पेस के अंदर जितना भी रशिया और चाइना लगातार डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा है खुद को, उसको काउंटर करने के लिए, बेसिकली काउंटर करने के लिए ऑस्ट्रेलिया ने भी अपना ये चीज बनाया है। नाउ यहां पर ध्यान दीजिए, यहां पर इस स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि इट इज ट्राइंग टू काउंटर रशिया एंड चाइना। व्हाई नॉट यूएसए? बिकॉज यूएसए इसका एलाय है, ठीक है। यूएसए और ऑस्ट्रेलिया दोनों काफी अच्छे फ्रेंड्स है, काफी अच्छे अलाइज हैं। दैट इज व्हाई यूएसए कभी भी ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया कभी भी कोई चीज यूएसए को काउंटर करने के लिए नहीं करेगा, स्पेशली ऑन द पेपर, राइट, उसको कभी नहीं करेगा। तो बेसिकली रशिया और चाइना को काउंटर करने के लिए उसने ये पर्टिकुलर जो कमांड एजेंसी है उसको बनाया गया है। एम क्या है? एम ये है कि जो भी ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट कोई भी स्पेस से रिलेटेड कोई स्पेसिफिक प्रायोरिटीज वगैरह स्टार्ट करेंगे ना, तो उसको डेवलप करने के लिए और उसको एडवोकेट यानी कि उसको आगे बढ़ाने के लिए इन सब चीजों में हेल्प करेगा। डिफरेंट जो प्राइवेट इंडस्ट्रीज है, डिफरेंट नेशंस वगैरह जो एज अलाइज काम कर सकते हैं, या फिर कोई भी इंटरनेशनल पार्टनर्स वगैरह हैं, इन सबको एक साथ लाने की जो जिम्मेदारी होगी दैट विल बी गिवन टू द स्पेस कमांड एजेंसी जो कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर काम करेगा। नाउ अपार्ट फ्रॉम दीज थिंग्स, इसका एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होगा कि वो सारे के सारे लोग यानी कि वो पीपल जिसको आपको स्पेस के लिए स्पेशलिस्ट बनाना है, बे इट आपके एस्ट्रोनॉट्स वगैरह हो गए, आपके साइंटिस्ट वगैरह हो गए, या फिर आपके कोई भी मतलब ऐसा पर्सन जो कि स्पेस के उस प्रोग्राम से रिलेटेड है, उन सबको प्रॉपर्ली ट्रेन करना, उन सबको एक साथ लेकर आना, वो भी इस पर्टिकुलर कमांड एजेंसी का वन ऑफ द स्पेसिफिक काम्स है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस, कुछ स्पेस की प्रायोरिटीज वगैरह को सेट करना होगा कि अगर हमारे पास 4 ये मेन काम है तो उसमें स्पेस की प्रायोरिटीज कितनी है, मतलब स्पेस रिलेटेड जितना भी रिसर्च वगैरह हो रहा है उसकी प्रायोरिटी कितनी है, उसको भी सेट करना। दैट इज द मेन थिंग ऑफ दिस कमांड एजेंसी। इसी सब चीजों के लिए ऑस्ट्रेलिया ने इस पर्टिकुलर कमांड एजेंसी को बनाया है। नाउ अब जो अपने फंक्शन पीछे देखे कि किस तरीके से दूसरे कंट्रीज की जो हेजेमनी वगैरह उसको काउंटर करना है और इन सब चीजों को सामने लेकर आना है, दीज आर द कॉमन कुछ फंक्शन है जो कि हर एक कंट्री का जो कमांड स्ट्रक्चर है, जो स्पेस कमांड स्ट्रक्चर है, वो करता है। तो बाकी डिफरेंट कंट्री के कौन कौन से इंपॉर्टेंट कंट्रीज और कौन कौन से उनके कमांड स्ट्रक्चर्स है उसके बारे में हम बात करते हैं। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, यूएसए का जो स्पेस कमांड है, कमांड एजेंसी, उसका नाम क्या है? दैट इज कॉल्ड स्पेस कॉम, जस्ट रिमेंबर। सो आपको कंफ्यूज करने के लिए व्हाट यूपीएससी विल डू इज, यूपीएससी क्या करेगा, वो फर्स्ट स्टेटमेंट डालेगा कि ऑस्ट्रेलिया ने रिसेंटली अपना एक स्पेस कमांड एजेंसी बनाया है, दैट विल बी करेक्ट। बट सेकंड स्टेटमेंट के अंदर यूपीएससी कैन प्ले द ट्रिक, जहां पर वो बोल सकता है कि नासा इज अ काइंड ऑफ अ स्पेस मतलब कमांड एजेंसी है जो कि यूएसए की है। नो, जस्ट रिमेंबर, नासा इज नॉट अ स्पेस कमांड एजेंसी। नासा जो है वहां का रिसर्च एंड डेवलपमेंट बॉडी है ना, जिस तरीके से हमारा इसरो है ना, इसरो की तरह नासा है। इसरो हमारा कमांड एजेंसी नहीं है। हमारे इंडिया का जो कमांड एजेंसी है उसका नाम है डिफेंस स्पेस एजेंसी, यानी कि डीएसए उसका मतलब उसका नाम है। हमारा जो इसरो है दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ अ कमांड स्ट्रक्चर, ठीक है, जस्ट रिमेंबर दिस थिंग। थर्ड, तो आपने यूएसए का समझ लिया, यूएसए का जो है उसका नाम है स्पेस कॉम, इंडिया वाले का नाम है डिफेंस स्पेस एजेंसी, जस्ट रिमेंबर इसरो इज नॉट अ कमांड स्ट्रक्चर इन इंडिया राइट नाउ। थर्ड इज फ्रांस का जो है उसका नाम है ज्वाइंट स्पेस कमांड। अगेन जो फ्रांस की जो स्पेसिफिक स्पेस एजेंसी है दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ अ कमांड स्ट्रक्चर, वो डिफरेंट है। जो कमांड स्ट्रक्चर होता है वो टोटली डिफरेंट चीज होती है, ठीक है। नेक्स्ट इज अगर आप यहां पर बात करेंगे जो भी डिफरेंट कंट्रीज है उसमें एक है ईरान। तो ईरान ने भी अपना खुद का इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड क्रॉप्स एरोस्पेस फोर्स मतलब बनाया हुआ है। अपार्ट फ्रॉम दिस वी हैव रशियन, तो रशिया ने अपना खुद का रशियन स्पेस फोर्स बनाया। और फाइनली वी हैव यूके, यूके ने अपना यूके स्पेस कमांड बनाया है। तो ये सब आपने देखा डिफरेंट कंट्रीज है। अगेन वंस अगेन जो भी हर एक इंडिविजुअल कंट्री का रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन होगा जो कि स्पेस सेक्टर के अंदर रिसर्च कर रहा होगा, दैट नेसेसरीली इज नॉट उसका स्पेस कमांड स्ट्रक्चर, ठीक है। हो सकता है कि दोनों डिफरेंट हो, जिस तरीके से इंडिया और यूएसए के दोनों अलग अलग है।
Alright. Now, what is the meaning of militarization and what is the meaning of weaponization of outer space? Because अगर आप देखेंगे तो ये सारा का सारा काम हो क्यों रहा है? ये जितना भी कमांड स्ट्रक्चर बन रहा है वो सबका सब कहीं ना कहीं आउटर स्पेस के अंदर कोई भी मिलिटराइजेशन और वेपनाइजेशन ना हो इस चीज के लिए किया जा रहा है. सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, ये स्पेस वेपनाइजेशन का जो कंसेप्ट आया तो सबसे पहले स्टार्ट कब हुआ था? इट एक्चुअली स्टार्टेड ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर एरा. कोल्ड वॉर आप जानते होंगे राइट. 1945 के आसपास में जब वर्ल्ड वॉर 2 फिनिश होता है उस टाइम दो पावर ब्लॉक्स वहां पर इमर्ज होती है हमारे वर्ल्ड लेवल पे. फर्स्ट वाज यूएसए एंड सेकंड वाज यूएसएसआर. अब दोनों कंट्री के बीच में क्या होता है, लगातार एक टाइप का मतलब एक टाइप का आइडियोलॉजिकल वॉरफेयर स्टार्ट हो जाता है. बिकॉज यूएसए कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को फॉलो करती थी और यूएसएसआर जो है कम्युनिस्ट इकोनॉमी को फॉलो करती थी. एंड बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स दोनों ही कंट्री आपस में एक दूसरे के साथ एक टाइप का रेस में आ जाते हैं. अनसाइड रेस आ जाता है जहां पर मतलब दोनों एक दूसरे से बेहतर खुद को साबित करने पे लग जाते हैं. दिस पीरियड वाज कॉल्ड एज कोल्ड वॉर, जो कि ऑलमोस्ट 1960s में स्टार्ट होता है. 1991 में फाइनली यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन के बाद ये फिनिश होता है. समझिए 1980s के टाइम में जिस टाइम कोल्ड वॉर चल रहा था उस टाइम यूएसए ने अपने आप को बेटर साबित करने के लिए, सुपीरियर साबित करने के लिए उन्होंने एक न्यू बॉडी बनाई जिसका नाम रखा गया स्ट्रेटेजिक डिफेंस इनिशिएटिव, एसडीआई. नाउ दिस एसडीआई इज आल्सो कॉल्ड एज स्टार वॉर्स प्रोग्राम. मतलब इसी एसडीआई ने एक स्टार वॉर्स का प्रोग्राम स्टार्ट किया जहां पर उन्होंने स्पेस को मिलिटराइज और वेपनाइज करना स्टार्ट कर दिया. नाउ फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेपनाइजेशन? समझिए वेपनाइजेशन का मतलब ये होता है कि जो भी आउटर ऑर्बिट है, मतलब ऑर्बिट मतलब हमारे अर्थ के आसपास का जो प्लेस है ऑर्बिट है, उस मतलब ऑर्बिट के अंदर कुछ ऐसे डिवाइसेस, कुछ ऐसे वेपन्स वगैरह डालना जिससे कि ऑन लैंड डिस्ट्रक्शन की जा सकती है, उसे कहते हैं स्पेस को वेपनाइज करना. वन सेकेंड समझिए, जैसे हमारा अगर ये अर्थ है तो अर्थ के आसपास जैसे सपोज अगर ये ऑर्बिट है तो आप अगर अर्थ के ऑर्बिट में एक ऐसा सैटेलाइट डाल देते हैं जिस सैटेलाइट से डायरेक्टली मिसाइल को फायर कर सकते हैं, तो इस पर्टिकुलर सैटेलाइट के पास डिस्ट्रक्टिव कैपेसिटी है, देन दिस थिंग विल बी कॉल्ड एज स्पेस वेपनाइजेशन. मतलब आप स्पेस के अंदर वेपन्स डाल रहे हैं. ठीक है. सिमिलरली एक दूसरा वर्ड है दैट इज कॉल्ड एज मिलिटराइजेशन. नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेपनाइजेशन एंड मिलिटराइजेशन? वेपनाइजेशन आप समझ गए कि स्पेस के अंदर वेपन्स को डालना, दैट थिंग इज कॉल्ड एज वेपनाइजेशन. नाउ व्हाट इज मिलिटराइजेशन? देखिए समझिए, मान लीजिए कोई दूसरा सैटेलाइट है बट इस सैटेलाइट के ऊपर कोई भी वेपन नहीं रखा गया, कोई भी गन, कोई भी मिसाइल्स वगैरह नहीं रखी गई है, बट इस पर्टिकुलर सैटेलाइट को क्या किया गया है, लैंड बेस्ड, ठीक है, सी बेस्ड और एयर बेस्ड के डिफरेंट मिलिट्री ऑपरेशन के साथ इसको लिंक कर दिया गया है. मतलब कि जितने भी लैंड के ऊपर जितने भी स्पेस के मतलब कोई भी मिलिट्री प्रोग्राम्स वगैरह होंगे उसको डायरेक्टली कहीं ना कहीं कनेक्ट किया जा रहा है इस पर्टिकुलर सैटेलाइट के साथ में. उसे कहते हैं स्पेस को मिलिटराइज करना. फिर से सिंपल वर्ड्स में डिफरेंस समझिए. वेपनाइजेशन का मतलब होता है जब आप स्पेस के अंदर एक पूरा का पूरा वेपन डाल देते हैं और उसको यूज करके आप डिस्ट्रक्शन कॉज करते हैं अर्थ के ऊपर, दैट थिंग इज कॉल्ड स्पेस वेपनाइजेशन. मिलिटराइजेशन का मतलब होता है कि आपने कोई भी वेपन नहीं डाला है बट आप उस पर्टिकुलर सैटेलाइट को या फिर किसी भी चीज को यूज कर रहे हो, मतलब आप स्पेस को यूज कर रहे हो लैंड के ऊपर कोई मिलिट्री ऑपरेशन करने के लिए, दैट थिंग इज कॉल्ड मिलिटराइजेशन. आई होप आपको दोनों के बीच में जो मेन डिफरेंस है वो समझ आ गया होगा. नाउ आइडिया क्या है इन सब चीजों का, वेपनाइजेशन, मिलिटराइजेशन, इन सब का बेसिक आइडिया क्या है? आइडिया ये है कि जो भी हमारा ऑर्बिट्स है, ऑर्बिट के अंदर बहुत सारे सैटेलाइट्स वगैरह डालने हैं. ठीक है. इतने सैटेलाइट्स डालने हैं कि वो पूरे वर्ल्ड में कहीं पर भी अगर कोई भी मिसाइल वगैरह लॉन्च हो रही है तो उसको प्रॉपर्ली ट्रैक कर सके. ठीक है. अगर कोई भी एनिमी मिसाइल जो एक पर्टिकुलर कंट्री के अगेंस्ट जा रही है तो उसको रास्ते में शूट डाउन किया जा सके, ये इस चीज का मेन एम है. इसी को कहते हैं आउटर स्पेस के अंदर मिलिटराइजेशन और वेपनाइजेशन करना और अपने आप को बचाने के लिए सब चीजें करना. इसी यही चीज मेन चीज 1980s के आसपास में यूएसए ने स्टार्ट कर दिया था. मतलब क्वेश्चन कम से क्या इंडिया इसका पार्ट है? क्या इंडिया ने किसी भी टाइप का स्पेस वेपनाइजेशन कर रखा है? यस, इंडिया भी इसका पार्ट हो रखा है. 2019 के अंदर इंडिया ने क्या किया था, एक सक्सेसफुली एक एंटी सैटेलाइट टेस्ट किया था. आपने सुना होगा एंटी सैटेलाइट वेपन टेस्ट. नाउ ए सैट जो था वो हमारे इंडिया ने स्टार्ट किया था, उसका नाम आपको याद है? उसका नाम था मिशन शक्ति. जस्ट रिमेंबर द नेम. ठीक है, शक्ति. तो शक्ति उस पर्टिकुलर मिसाइल का नाम था. तो जस्ट रिमेंबर इंडिया के पास एक शक्ति मिसाइल है जो कि बाहर जाकर, मतलब हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर जाकर किसी भी सैटेलाइट के ऊपर लॉन्च हो सकती है, किसी भी सैटेलाइट के ऊपर अटैक कर सकती है और उस सैटेलाइट को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर सकती है. दैट थिंग इज कॉल्ड एज एंटी सैटेलाइट वेपन टेस्ट. ठीक है. ऑलराइट. 2019 के अंदर इस चीज को स्टार्ट किया गया था और इंडिया से पहले सिर्फ और सिर्फ 3 कंट्रीज और थी जिनके पास ये सेम वेपन था, मतलब एंटी सैटेलाइट वेपन था. फर्स्ट वाज चाइना, रशिया एंड यूएसए. नॉट इन ऑर्डर ऑब्वियसली. फर्स्ट सबसे पहले यूएस के पास आया था, सेकंड पे रशिया के पास आया था, थर्ड पे चाइना के पास आया एंड इंडिया हैज बिकम जस्ट द फोर्थ कंट्री जिसके पास ये एंटी सैटेलाइट वेपन है. जस्ट रिमेंबर द नेम्स. दिस क्वेश्चन इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. 2019 के अंदर एंटी सैटेलाइट वेपन आए थे बट तब से आज तक यूपीएससी प्रीलिम्स के अंदर ये क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं. ना ही 2020 के अंदर पूछा गया था, ना ही 2021 के अंदर. सो देयर कैन बी प्रोबेबिलिटी कि यूपीएससी 2022 के अंदर ये क्वेश्चन पूछ दे कि मिशन शक्ति क्या है या फिर जो एंटी सैटेलाइट वेपन है वो किस तरीके से काम करते हैं या फिर क्या है. तो आपको जस्ट ध्यान रखना है 2019 के अंदर इंडिया ने लॉन्च किया था और चाइना, रशिया और यूएसए ये 3 कंट्रीज ऐसे थे जो मतलब जिनके पास अभी तक एंटी सैटेलाइट वेपन थे बट इंडिया हैज बिकम द फोर्थ कंट्री. तो फोर्थ कंट्री, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. जस्ट रिमेंबर द नेम. अपार्ट फ्रॉम दिस 2019 के अंदर ही इंडिया ने 2 न्यू स्पेस ब्यूरोक्रेसी की एजेंसीज बनाई थी. देखिए ब्यूरोक्रेसी का सीधा सा मतलब होता है जिस तरीके से अगर आप कल को आईएएस बनेंगे तो यू विल बी अ काइंड ऑफ अ ब्यूरोक्रेट. ब्यूरोक्रेसी का मेन काम होता है नेगोशिएशन करना और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना.
तो 2019 के अंदर स्पेस की फील्ड में इंडिया ने दो न्यू ब्यूरोक्रेसीज को बनाया। फर्स्ट का नाम रखा DSRO, सेकंड का नाम रखा DSA। समझते हैं। DSRO was called as डिफेंस स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और सेकंड DSA is called as डिफेंस स्पेस एजेंसी। देखिए जो DSRO है ना, ये एक टाइप का रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है जो कि सिविलियन डिफरेंट कंपनीज वगैरह से मिलकर के अलग अलग स्पेस की टेक्नोलॉजीज बनाएगा और उसको मिलिट्री पर्पज के लिए यूज करेगा। जस्ट रिमेंबर दिस, ये चीज जो दोनों ही चीजें हैं, DSRO और DSA जो है, दोनों ही वेपन्स के लिए काम करते हैं, दोनों ही मिलिट्री के लिए काम करते हैं, दोनों सिविलियंस के साथ काम नहीं करते। ऑल्दो DSRO सिविलियंस की हेल्प लेता है, सिविलियन जो पार्टनरिंग कंट्रीज होंगी, जो पार्टनरिंग कंपनीज होंगी, आई एम सॉरी, उनका हेल्प लेगा, बट उसका काम मिलिट्री वेपन्स वगैरह को बनाना होगा। सिमिलरली अगर आप डिफेंस स्पेस एजेंसी की बात करेंगे, एक टाइप का कॉम्बैट कमांड होगा, मतलब कि हमारे अर्थ के ऊपर कोई अगर इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स कोई भी काम वगैरह कर रही है, कहीं पर भी कोई भी वेपन्स वगैरह को टेस्ट कर रही है, कहीं पर कोई वॉर में जा रही है, तो उन सब चीजों को हेल्प करेगा ये डिफेंस स्पेस एजेंसी, जो कि मतलब हमने जो बॉडी बनाई है वो डिफरेंट सैटेलाइट से कॉन्टेक्ट में रहेगा और हमें हेल्प करने की कोशिश करेगा। तो इस तरीके से जो हमारा इंडिया है वो भी इस वेपन मतलब जो स्पेस वेपनाइजेशन है इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। ऑलराइट, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। यहां हम बात करने वाले हैं इंडिया UAE के बीच में जो एक टाइप का CEPA यानी कि कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन हुआ है, इसके बारे में हम बात करते हैं। नाउ इसके बारे में हमने ऑलरेडी बात कर रखी है, जस्ट ट्रीट इट एज अ रिवीजन आर्टिकल, ठीक है, इसको फिर से एक बार रिवाइज कर लीजिए। इंडिया और UAE ने दोनों साथ मिलकर CEPA साइन किया है। ऑलराइट, 18 फरवरी को चीज साइन हुआ था, बट 1 मई के बाद ही ये चीज इन फोर्स आएगा। नाउ मेन एम क्या था? मेन एम क्या था? दोनों कंट्री के बीच में जो ट्रेड है, कॉमर्स है, इन सब चीजों को फिर से बेटर बनाना है, फिर से इंप्रूव करना है। सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, दोनों कंट्रीज को फायदा क्या हो रहा है उसको समझते हैं। इंडिया को सबसे बड़ा फायदा ये हो रहा है कि UAE जो है इंडिया को प्रेफरेंशियल मार्केट एक्सेस प्रोवाइड कर रहा है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रेफरेंशियल मार्केट एक्सेस? इसका मतलब ये है कि जस्ट सपोज कि वी हैव UAE, मान लीजिए UAE के पास टोटल मिला के 2 kg स्टील है, ठीक है, एग्जांपल लेते हैं, 2 kg स्टील है। अगर 2 kg स्टील है और इस UAE को, मतलब UAE से ये 2 kg स्टील जो है 2 डिफरेंट कंट्रीज मांग रही है, मान लीजिए एक तरफ इंडिया और एक तरफ पाकिस्तान है, इंडिया और पाकिस्तान दोनों ही UAE से ये 2 kg स्टील मांग रही है। सो व्हाट UAE विल डू इज कि UAE ये पर्टिकुलर 2 kg स्टील इंडिया को दे देगा। क्यों? बिकॉज UAE ने एक टाइप का प्रेफरेंशियल मार्केट एक्सेस प्रोवाइड किया है। प्रेफरेंशियल मतलब इंडिया को प्रेफर किया जाएगा, इंडिया को प्रेफर किया जाएगा विद रिस्पेक्ट टू सम अदर कंट्रीज जिसके साथ इंडिया, मतलब जिसके साथ UAE ट्रेड कर रहा है, और अगर सेम चीज इंडिया को और उस दूसरे कंट्री को भी चाहिए तो इंडिया को वहां पर प्रेफर किया जाएगा। दैट थिंग इज कॉल्ड एज अ प्रेफरेंशियल मार्केट एक्सेस। मतलब UAE के मार्केट में इंडिया को प्रेफरेंशियल एक्सेस मिलेगा, मतलब कोई भी सामान अगर इंडिया चाहे तो उसको इजीली ले सकता है, स्पेशली ऐसे सेक्टर्स के बीच में जहां पर लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स है, मतलब ऐसे सेक्टर्स जहां पर लेबर्स बहुत ज्यादा लगते हैं, उन सारे के सारे फील्ड्स में UAE इंडिया की स्पेशल हेल्प करेगा। जैसे कि वी हैव एग्जांपल्स लाइक जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर, वी हैव टेक्सटाइल सेक्टर, वी हैव लेदर, फुटवेयर, स्पोर्ट्स गुड, प्लास्टिक हो गया, फर्नीचर, मेडिकल डिवाइसेस, ऑटोमोबाइल्स, ऐसे बहुत सारे सेक्टर्स है। मतलब सिंपल आप समझिए, कोई भी ऐसा सेक्टर जहां पर आपको लेबर्स बहुत सारे लगते हैं, मतलब बहुत सारे लोग आपको काम करने में लगते हैं, उन सारे के सारे फील्ड्स के अंदर जो UAE है वो इंडिया को प्रेफरेंशियल मार्केट एक्सेस प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, फर्स्ट चीज आप समझ गए। ऑलराइट, सेकंड चीज बोला है, इंडिया और UAE दोनों ही एक दूसरी कंट्री को मार्केट एक्सेस प्रोवाइड कर रहे हैं इन ब्रॉड सर्विस सेक्टर। ब्रॉड सर्विस सेक्टर क्या होता है? कोई भी ऐसा सर्विस सेक्टर जहां पर वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ स्कोप वगैरह प्रेजेंट है। जैसे कि सबसे बेसिक चीजों में वी हैव AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वी हैव मशीन लर्निंग। अपार्ट फ्रॉम दिस सर्विस सेक्टर की अगर आप बात करेंगे तो जो टेलीकॉम इंडस्ट्री है, हमारा स्पेस इंडस्ट्री है, ये सब हमारे सर्विस सेक्टर के अंदर आता है। तो ये सब चीजें जो है हमारे ब्रॉड सर्विस सेक्टर का पार्ट है, और इन सारे के सारे फील्ड में इंडिया और UAE दोनों साथ मिलकर काम करेंगे। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस इंडिया और UAE ने साथ में एक अलग टाइप का एनेक्सर साइन किया है। एनेक्सर को आप सिंपल एक चैप्टर समझ सकते हैं, मतलब जो उन्होंने डील साइन किया है, जो CEPA साइन किया है, उसके बीच में एक स्पेशल फोकस रखा गया फार्मास्यूटिकल्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फार्मा? फार्मा का सिंपल सा मतलब है जो कि रिलेटेड है मेडिसिन इंडस्ट्री के साथ। तो इसके साथ उसको एक स्पेशल फोकस रखा गया है, जहां पर यह बोला गया है कि मान लीजिए कि इंडिया का कोई भी कंपनी है जो कि UAE के अंदर काम करने के लिए कोई भी मतलब कभी भी अप्लाई करती है, और अगर वो सारे के सारे क्राइटेरिया को मीट करती है तो 90 डेज के अंदर ऑटोमेटिकली उसको रजिस्ट्रेशन और ऑथराइजेशन मिल जाएगा। ठीक है, फिर से समझिए, मान लीजिए कोई भी इंडिया की कंपनी है जो कि UAE के अंदर काम करना चाहती है, अगर वो सारे के सारे क्राइटेरियाज मीट करती है तो उसको ऑटोमेटिकली 90 दिनों के अंदर ऑटोमेटिक उसको रजिस्ट्रेशन और ऑथराइजेशन मिल जाएगा। मतलब वहां के ऐसा नहीं है कि मतलब बिना कुछ किए मिल जाएगा, ऑब्वियसली उनको अप्लाई करना पड़ेगा, और जो भी UAE के जो डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स वगैरह होंगे वो इस चीज को इंश्योर करेंगे कि 90 डेज के अंदर ये सारा का सारा काम कंप्लीट हो जाए। सिमिलरली रेसिप्रोकल बेसिस पे अगर UAE का कोई भी पर्सन जो है, कोई भी इंडस्ट्री जो है, अगर वो इंडिया के अंदर आके कोई भी काम करना चाहती है, स्पेशली फार्मास्यूटिकल की इंडस्ट्री के अंदर, और अगर वो सारे के सारे क्राइटेरिया को मीट कर रही है तो 90 डेज के अंदर उनको भी इस चीज का अप्रूवल मिल जाएगा। ठीक है, आई होप आपको बेसिक चीज समझ आ गई कि किस तरीके से दोनों ही कंट्री एक दूसरे को फायदा कर रही है।
नाउ द क्वेश्चन कम्स की बैकग्राउंड क्या है, क्या इंडिया और यूएई से पहले भी ट्रेड करते थे या फिर ये क्या ये पहली बार हुआ है? नो, इंडिया और यूएई जो है दोनों ही एक्सीलेंट बायलैटरल पार्टनर्स ऑलरेडी रह चुके हैं। हिस्टोरिकली दोनों की काफी अच्छी रिलेशनशिप रह चुके हैं, कल्चरली काफी अच्छी रिलेशनशिप दोनों के रह चुके हैं। समझिए 2015 के अंदर फॉर द फर्स्ट टाइम हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर, ही वेंट टू यूएई और उन्होंने यूएई के साथ ट्रेड के रिलेशनशिप को इंक्रूज करने की कोशिश की और तब से इंडिया और यूएई एक दूसरे के ऑलमोस्ट वन ऑफ द लीडिंग ट्रेडिंग पार्टनर्स है। देखिए समझिए, आई एम सेइंग वन ऑफ द लीडिंग पार्टनर्स का मतलब यह है कि ऐसा नहीं है कि इंडिया का टॉप लीडिंग पार्टनर यूएई है और यूएई का इंडिया, ऐसा नहीं है, बट वन ऑफ द है, मतलब वन ऑफ द लीडिंग पार्टनर्स है। मैं आपको समझाता हूं, अगर आप यूएई की बात करेंगे तो इंडिया जितने भी डिफरेंट कंट्री के साथ ट्रेड करती है उसमें थर्ड लार्जेस्ट जो है यूएई है, थर्ड लार्जेस्ट। फर्स्ट पे कौन सा आपको पता है? चाइना, सेकंड पे यूएसए एंड थर्ड पे यू हैव यूएई। ये तीनों तो आपको पक्का मतलब याद होने चाहिए। जस्ट रिमेंबर दीज नेम्स। इंडिया सबसे ज्यादा ट्रेड किसके साथ करता है? सबसे ज्यादा करता है चाइना के साथ, सेकंड पे करता है यूएसए के साथ एंड थर्ड पे करता है यूएई के साथ। ऑलराइट, 1970s के आसपास में जब इंडिया और यूएई ने आपस में ट्रेड वगैरह स्टार्ट किया था, उस टाइम उनका दोनों का बायलैटरल ट्रेड जो था सब मिला करके अराउंड 180 मिलियन पर ईयर के हिसाब से आता था, मतलब इतना आता था, अराउंड इतना ट्रेड करते थे वो लोग। राइट नाउ अगर 2019-20 का जो रिसेंट फिगर है हमारे पास, उसको अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट $60 बिलियन का हम ट्रेड करते हैं आपस में एक दूसरे को मिला करके, जो कि यूएई को इंडिया का थर्ड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर बताता है, मतलब बनाता है, जैसा मैंने आपको ऊपर बताया, चाइना, यूएसए और उसके बाद यूएई। इसके अलावा अगर आप एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन की बात करेंगे तो मतलब कि ऐसी कंट्री जहां पर इंडिया सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करती है, तो सेकंड लार्जेस्ट जो एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है दैट इज एक्चुअली यूएई, जो कि शो करता है कि यूएई इंडिया के लिए कितना इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग पार्टनर ऑलरेडी बन चुका है। नाउ दिस इज अ काइंड ऑफ अ लिस्ट जो कि शो करता है कि इंडिया के बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर कौन कौन से हैं। जस्ट रिमेंबर द टॉप 5 और इसको कभी भूलना नहीं है, बिकॉज दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये वाला लिस्ट जो है ये पिछले एक साल का है, तो ये पिछले एक साल का शो करता है किस तरीके से ग्रोथ या फिर किस तरीके से डाउन हुआ है। तो पिछले एक साल में यूएई काफी ऊपर, मतलब काफी अच्छा खासा ट्रेड किया, उसके बाद चाइना है, फिर यूएसए है। बट अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो फर्स्ट पे वी हैव चाइना, जस्ट रिमेंबर दिस नेम, सेकंड पे वी हैव यूएसए एंड थर्ड पे वी हैव यूएई। तो नहीं, में आपको ये वाला याद रखना, ये वाला याद नहीं रखना, बिकॉज ये पिछले एक साल का है। दिस इज द ऑल टाइम जो भी राइट नाउ हमारे पास ओवरऑल डेटा चल रहा है, वो ये वाला है, चाइना, यूएसए, यूएई, इस तरीके से आपको याद रखना है। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आप इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे कि इंडिया के अंदर जो डिफरेंट कंट्रीज वगैरह इन्वेस्ट करती हैं, सबसे ज्यादा इन्वेस्ट कौन करते हैं, तो उनमें से यूएई जो है वन ऑफ द लार्जेस्ट इन्वेस्टिंग पार्टनर्स है इंडिया का, जहां पर 8th लार्जेस्ट इन्वेस्टर जो है वो यूएई है। ऑलमोस्ट $18 बिलियन से ज्यादा हर साल यूएई इन्वेस्ट करता है इंडिया के अंदर। रिसेंटली एमओयू साइन किया, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ इंडिया और यूएई के बीच में, जहां पर यूएई ने ये बोला है कि $75 बिलियन का फर्दर मतलब जो इन्वेस्टमेंट वगैरह है वो इंडिया के अंदर करेगी, वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के फील्ड में, मतलब डिफरेंट फील्ड्स वगैरह में इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने में ऑलमोस्ट $75 बिलियन इतना पैसा वो इंडिया के अंदर लगाएगी। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आप इंडिया को समझेंगे तो इंडिया के लिए यूएई बहुत ही इंपॉर्टेंट एनर्जी सप्लाई के लिए भी एक बहुत अच्छा सोर्स है, बिकॉज बहुत सारे पेट्रोलियम रिजर्व्स हो गया, ठीक है, पेट्रोलियम सेक्टर्स हो गया, इन सब चीजों के अंदर भी यूएई हमें बहुत सारा ऑयल वगैरह, पेट्रोलियम वगैरह प्रोवाइड करता है, क्रूड ऑयल प्रोवाइड करता है। बहुत सारी इंडस्ट्रीज वगैरह ऐसी हैं जो कि यूएई के अंदर प्रेजेंट है, जो कि हमारी काफी ज्यादा हेल्प आती है। राइट, ये सब चीजें तो हो गई आपको इंडिया और यूएई के बारे में। नाउ हमने देखा कि इंडिया और यूएई ने कौन सा एग्रीमेंट साइन किया है, दैट इज कॉल्ड सीईपीए, यानी कि कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। तो क्वेश्चन कम सीईपीए होता क्या है? देखिए, सीईपीए जो है एक टाइप का फ्री ट्रेड पैक्ट है। आपने एफटीए सुना होगा। देखिए, एफटीए को अगर आप अपग्रेड करते हैं, जस्ट रिमेंबर अपग्रेड करते हैं, तो दैट बिकम सीईपीए ऑटोमेटिकली, ठीक है। सो अपग्रेडेड एफटीए इज कॉल्ड सीईपीए। जस्ट रिमेंबर द फैक्ट कि एक टाइप का फ्री ट्रेड पैक्ट है जिसके बीच में 3 डिफरेंट फील्ड्स होते हैं। फर्स्ट इज ट्रेड, सेकंड इज सर्विसेज एंड थर्ड इज इन्वेस्टमेंट, मतलब तीनों ही सेक्टर्स को इसके अंदर इंक्लूड किया जाता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, ट्रेड का जो फील्ड है, ट्रेड के अंदर आप ट्रेड को फैसिलिटेशन जो मतलब अलग अलग मेथड्स वगैरह हैं, कस्टम्स कोऑपरेशन हो गया, कंपटीशन हो गया, आईपीआर यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, मतलब ट्रेड से रिलेटेड जितने भी डिफरेंट एजेंडाज वगैरह हैं, डिफरेंट जो पार्ट्स हैं, वो सब के सब इसके अंदर इंक्लूडेड होते हैं। नाउ रिमेंबर दिस थिंग कि जो सीईपीए होता है, दे आर मोर कॉम्प्रिहेंसिव एज कंपेयर टू एफटीए। मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि अगर 2 कंट्री के बीच में एफटीए साइन हुआ है या फिर 2 कंट्री के बीच में सीईपीए साइन हुआ है, तो ज्यादा बेनिफिट्स कहां पर होगा? तो ज्यादा बेनिफिट सीईपीए के अंदर मिलेगा। और पीछे हमने बात की कि बेनिफिट्स क्या क्या मिलते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, ट्रेड को रेगुलेट करने का जितने भी एस्पेक्ट है वो सब भी सीईपीए के अंदर डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है, बट एफटीए के अंदर वो सब मतलब इन्वॉल्व नहीं होता है। नाउ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज कि सीईपीए इंडिया ने कौन कौन सी कंट्री के साथ साइन कर चुका है। देखिए, एक चीज समझिए, इंडिया ने एफटीए तो बहुत सारी कंट्री के साथ साइन किया हुआ है, बट सीईपीए अभी तक सिर्फ और सिर्फ 3 कंट्री के साथ साइन किया हुआ है। फर्स्ट इज यूएई, सेकंड इज हमारा साउथ कोरिया एंड थर्ड इज जापान। जस्ट रिमेंबर द नेम्स बिकॉज दिस इज अगेन गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यूएई, साउथ कोरिया और जापान, ये 3 ऐसी कंट्रीज है जिनके साथ इंडिया ने सीईपीए साइन किया है। किसी और कंट्री के साथ अभी तक इंडिया ने साइन नहीं किया सीईपीए को, ठीक है। नाउ इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर में आ रखे थे, 2016 का क्वेश्चन है, आप इसे ट्राई कर सकते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज द टर्म रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। आपने आरसीईपी सुना होगा, राइट? आरसीईपी दैट इज ऑफन अपीयर्स इन द न्यूज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अफेयर्स ऑफ अ ग्रुप ऑफ कंट्रीज नोन एज,
मतलब इन चारों में से कौन से ऐसे ग्रुप ऑफ बॉडीज है जिन्होंने साथ में मिलकर आरसीईपी को साइन किया था? दिस वाज अ वेरी वेरी इजी क्वेश्चन 2016 के अंदर जो पूछा गया था। अगर आपको बेसिक चीजें पता है तो आपको अभी भी मालूम होगा इसका आंसर क्या है, राइट? ये अभी भी आउट ऑफ न्यूज नहीं गया है, इसके बारे में हमने आई गेस 3-4 बार बात भी की हुई है। इस वीडियो को पॉज कीजिए और जस्ट ट्राई टू आंसर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ऑलराइट, आई होप आपने ट्राई किया होगा इस क्वेश्चन का आंसर। इसका आंसर है आसियान। आपने सुना होगा आसियान ने साथ में मिलकर आरसीपी एग्रीमेंट को साइन किया था, ठीक है? जस्ट रिमेंबर दिस थिंग, G20 नो, SCO नो, सार्क नो, आसियान ने चीज को मिलकर साइन किया था। फर्स्ट क्वेश्चन तो आपको ये हो गया, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था ये। ऑलराइट, एक और क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछा गया था कि जितने भी आसियान कंट्रीज है उनका फ्री ट्रेड पार्टनर्स कौन कौन से हैं। देखिए पीछे मैंने आपको बताया सीईपीए कौन कौन से कंट्रीज ने साइन किया हुआ है, राइट? साउथ कोरिया, जापान, थर्ड इज यूएई, इन तीनों ने अभी तक सीईपीए साइन कर रखा है इंडिया के साथ। तो मैंने ये क्वेश्चन यहां पर इंक्लूड इसलिए किया है जस्ट टू शो यू कि इस तरह के क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आते हैं जहां पर आपसे सिंपली कंट्री का नाम पूछ लिया जाता है कि कौन कौन से कंट्री इसके पार्टनर्स है। तो सिमिलरली जिस तरीके से क्वेश्चन पूछा सकता है, सिमिलरली 2018 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था यूपीएससी प्रीलिम्स के अंदर कि आसियान के फ्री ट्रेड पार्टनर्स कौन कौन से, यानी कि किसके साथ आसियान ने एज अ ग्रुप एफटीए साइन कर रखा है। यू हैव ऑप्शंस ऑफ ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, चाइना, इंडिया, जापान, यूएसए। आपके सामने ऑप्शंस ये हैं, आप इसको ट्राई कीजिए। अगेन वीडियो को पॉज कीजिए, जस्ट ट्राई टू डू इट रिलीजियसली। इसको कोशिश कीजिए आंसर निकालने की। अगर आप इसको बिना किसी नॉलेज का आंसर निकाल पा रहे हैं तो दैट विल बी कंपैरेटिवली बेटर। अगर आपको आता है दैट इज मोर बेटर ऑब्वियसली, ठीक है? इसको ट्राई कीजिए। ऑलराइट, सो आई होप आपने इसको ट्राई किया होगा। नाउ इफ यू नो कि आसियान क्या है, आसियान को अगर आप लिंक करते हैं, आसियान को अगर आप ब्रेक करते हैं, इट मींस एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। इसका मतलब क्या है? ये सारे के सारे साउथ ईस्टर्न एशियन नेशंस है। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, साउथ ईस्टर्न एशियन नेशंस कौन कौन से हैं? सो अगर आप देखेंगे दिस इज हमारा इंडिया, ठीक है? इंडिया के अलावा अगर आप देखेंगे इस तरीके से हमारे मूव करता है तो ये कैम्बोडिया, लाओस, वियतनाम, ये सब यहाँ पर आते हैं। उसके अलावा वी हैव इंडोनेशिया यहाँ पर, मलेशिया यहाँ पर, राइट? ये सब आते हैं। तो ये जितने भी कंट्रीज यहाँ पर आते हैं ना, ये सब के सब साउथ ईस्ट एशिया का पार्ट आते हैं। इसमें जितने भी ये सब कंट्री अराउंड ये हो गए, यहाँ से कैम्बोडिया से वियतनाम हो गया, जितने भी सिंगापुर, ये जितने भी कंट्रीज वगैरह हो गए, ये सब के सब इसका पार्ट है। इंडोनेशिया हो गया, मलेशिया हो गया, वियतनाम हो गया, ये सब इसके पार्ट है। द पॉइंट इज क्या लगता है आपको कौन कौन सी कंट्री के साथ आसियान जो है एफटीए साइन करेगा? ध्यान से देखिए, क्या ऑस्ट्रेलिया के साथ साइन करेगा? लेट मी ट्राई टू ब्रिंग अ मैप। यहां पर अगर इंडोनेशिया है तो यहां पर कहीं ऑस्ट्रेलिया प्रेजेंट है, तो क्या इंडोनेशिया ऑस्ट्रेलिया के साथ एफटीए साइन करेगा? ऑफ कोर्स इंडिया के साथ साइन करेगा, डेफिनेटली साइन करेगा। सेकंड कम्स कनाडा, ओके, कनाडा को बाद में देखते हैं। नेक्स्ट इज इंडिया, क्या इंडिया के साथ साइन करेगा? देखिए इंडिया वन ऑफ द लार्जेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज और इंडिया इनके बहुत ही पास है। इंडिया इसका डायरेक्ट मेंबर नहीं है, इसलिए इंडिया के साथ इन्होंने एक टाइप का एफटीए साइन कर रखा है, फ्री ट्रेडिंग पार्टनर की तरह एक टाइप का इंडिया साइन कर रखा है। मतलब इंडिया इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्री ट्रेड पार्टनर ऑफ आसियान। सो इंडिया इज ऑल्सो पार्ट। तो ऑस्ट्रेलिया पार्ट है, इंडिया पार्ट है। अगर आप 1 और 4 को देखते हैं, देखिए हम यहाँ पर करेक्ट आंसर ढूंढने हैं, तो 1 और 4 को देखते हैं, तो 1 और 4 यहाँ प्रेजेंट है, 1 और 4 यहाँ प्रेजेंट है। मतलब बी हमारा गया, डी हमारा गया, राइट? देखिए इसके लिए बहुत ही बेसिक नॉलेज चाहिए, कोई बहुत लार्ज नॉलेज नहीं चाहिए। अब अगर हम ऑप्शन देखते हैं तो 1 2 4 5 1 3 4 5, हमें पता है कि 5 डेफिनेटली करेक्ट है बिकॉज 5 दोनों के अंदर प्रेजेंट है। मतलब जापान की जो कि यहाँ के अंदर आसपास कहीं प्रेजेंट होना चाहिए, जापान भी इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, राइट? सो हमने देखा ऑस्ट्रेलिया इसका पार्ट है, इंडिया इसका पार्ट है, जापान इसका पार्ट है। सो अगर आप ध्यान सोचेंगे अब क्या बचता है हमारे पास? कनाडा, चाइना और यूएसए। नाउ सोचिए, क्या जो आसियान है क्या वो यूएसए के साथ कोई भी एग्रीमेंट साइन करेगा? यूएसए इज समवेयर लाइक यहाँ पे, ठीक है? यूएसए यहाँ पर कहीं प्रेजेंट है, तो क्या यूएसए के साथ साइन करेगा? जस्ट रिमेंबर, साइन कर सकता है बट आसियान ने इसको साइन नहीं किया है। आसियान ने टाइम एंड अगेन यूएसए के साथ अपने एग्रीमेंट को साइन करने से मना कर दिया है। अब यूएसए के साथ मना किया है इसलिए उन्होंने कनाडा के साथ भी मना कर रखा है बिकॉज ये दोनों काइंड ऑफ हर जगह पे सेम, मतलब साथ साथ ही होते हैं। तो यूएसए और कनाडा के साथ साइन नहीं किया हुआ है एंड चाइना के साथ इन्होंने साइन कर रखा है। सो आंसर इज दिस वन। देखिए अगर आपको बेसिक चीजें पता होती आसियान के बारे में, कौन कौन से इसके ट्रेडिंग पार्टनर्स एंड ऑल, तो क्वेश्चन बहुत टफ नहीं था, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। बट हाँ, अगर आप मालूम नहीं है तो इसको गेस करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, ये मैं मान सकता हूं। बट इसीलिए मैंने क्वेश्चन इसीलिए इसको इंक्लूड किया है ताकि ऐसा कोई भी चीज जो कि आप पढ़ रहे हैं जहां पर आप देख रहे हैं कि मल्टीपल कंट्रीज या तो इंडिया के साथ या फिर आसपास के किसी भी कंट्री के साथ रिलेटेड है, तो उन सब चीजों के मेंबर्स आपको मालूम होने चाहिए एंड दैट टू वेरी वेरी क्लियरली। बिकॉज इस क्वेश्चन में अगर आपको ये आता होता कि कौन कौन से एग्जैक्टली है, मतलब किसी को भी अगर आता होगा तो मैक्सिमम दिस क्वेश्चन विल टेक इज 10 सेकंड्स, दैट्स इट। 10 सेकंड ज्यादा क्वेश्चन लगेंगे नहीं एंड वी नीड टू सेव टाइम इन प्रीलिम्स, राइट? इसलिए ऐसे ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन जहां पर हम टाइम बचा सकते हैं वहां पर बचाना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जस्ट डू वन थिंग, आप जितने भी आसपास के रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह हैं, सार्क हो गया, बिम्स्टेक हो गया, आसियान हो गया, इन सब के मेंबर कंट्रीज, एसोसिएट मेंबर कंट्रीज किसके साथ इन्होंने एफटीए साइन कर रखे हैं, इन सब की एक लिस्ट बनाइए और इसको बिल्कुल याद कर जाइए बिकॉज दैट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये हो गया हमारा नेक्स्ट चीज। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द कोयना डैम। कोयना डैम फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट कहां प्रेजेंट है? इट इज प्रेजेंट इन साइड महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के अंदर प्रेजेंट है एंड दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कोयना डैम याद रखिएगा महाराष्ट्र का सबसे लार्जेस्ट डैम है। ठीक है, रिसेंटली कैग ने एक रिपोर्ट दिया है, कैग ने अपने रिपोर्ट के अंदर बोला है कि जो कोयना डैम है उसको जो मतलब जो जितने पैसों में उसको कंप्लीट करना था उतने में कंप्लीट नहीं हो पाया है। मतलब महाराष्ट्र के अंदर वन ऑफ द लार्जेस्ट डैम है बट इसको डिले हो रहा है ये लगातार। इसका जो पिछले 6 साल से
लगातार इसका जो पैसा वगैरह मतलब पिछले 6 साल से इसका पैसे को ब्लॉक कर रखा है, फंडिंग इसके ब्लॉक कर रखी है, इसको पैसा नहीं मिल रहा, उसके कारण इसके जितने भी प्रोजेक्ट्स वगैरह हैं वो सब कहीं ना कहीं इनकम्प्लीट है, कंप्लीट नहीं हो रहे हैं। महाराष्ट्र के अंदर जो वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट है वही इसको इंक्रीज करता है, मतलब उसी ने इसको स्टार्ट किया है, इस कोयना डैम के प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया हुआ है, 2004 में इसको इंक्लूड किया गया था, उसको स्टार्ट किया गया था। और ये अराउंड 2 into 40 मेगावाट्स का हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, जो कि कोयना डैम के लेफ्ट बैंक के, मतलब जो कोयना रिवर है बेसिकली उसी के लेफ्ट बैंक की तरफ से मूव करता है, मतलब वहीं पे इसको बनाया गया। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, इसका मैप देखते हैं। महाराष्ट्र के लोअर वाला पार्ट जो है कि साउथ वाला पार्ट है, वहां पर ये चीज प्रेजेंट है और वहीं से मतलब इसको डैम वगैरह को बनाया जाता है। कोयना डैम जैसा मैंने आपको बताया ये लार्जेस्ट डैम है जो कि महाराष्ट्र के अंदर प्रेजेंट है, एक सतारा डिस्ट्रिक्ट है महाराष्ट्र के अंदर, वहीं पर ये पर्टिकुलर डैम प्रेजेंट है। नाउ जैसा आपने देखा, अगर दिस इज इंडिया तो ये वाला पार्ट हमारा वेस्टर्न घाट से, ये वाला पार्ट ईस्टर्न घाट से, तो अगर महाराष्ट्र में यहाँ प्रेजेंट है तो ऑब्वियसली दिस इज अ पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट, तो वेस्टर्न घाट का पार्ट है। और यहाँ पर 2 डिफरेंट नेशनल हाईवेज है, नो वन इज गोइंग टू आस्क यू द नेम। चिपलून और जो कारद है दोनों महाराष्ट्र के अंदर प्रेजेंट है, वहीं पे पर्टिकुलर डैम प्रेजेंट है। नाउ नेक्स्ट चीज, कोयना डैम जो है एक टाइप का रूबल कॉन्क्रीट डैम है। नाउ फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, रूबल कॉन्क्रीट डैम क्या होता है? देखिए, रूबल कॉन्क्रीट डैम का मतलब होता है जहां पर बड़े बड़े स्टोन्स को यूज करके एक डैम को बनाया जाता है। लेट मी शो यू इमेज, ठीक है? ये वाला इमेज देखिए, आप देख रहे हैं ये जो डैम है, दैट थिंग इज कॉल्ड एज रूबल कॉन्क्रीट डैम। वंस अगेन समझिए, रूबल यहाँ पर वर्ड यूज किया गया स्टोन्स के लिए। कॉन्क्रीट आप जानते हैं सीमेंट्स वगैरह का जो मिक्सचर होता है उसे कॉन्क्रीट कहते हैं, राइट? देखिए, जहां पर पत्थरों को इस तरीके से लगाया जाता है ना, इस तरीके से, और बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर बनता है ये। दिस थिंग इज कॉल्ड एज रूबल। देखिए, अब देख रहे हैं यहाँ पर इस तरीके से बनाया गया है, यहाँ पर भी इस तरीके से पत्थरों को यूज करके बनाया गया, दैट थिंग इज कॉल्ड एज रूबल कॉन्क्रीट डैम। इसी टाइप के डैम का जो एग्जांपल है दैट इज एक टाइप का ये वाला जो कोयना डैम है, ये रूबल कॉन्क्रीट डैम का एग्जांपल है, जो कि महाबलेश्वर जो हिल्स है, महाबलेश्वर हिल जो है महाराष्ट्र के अंदर प्रेजेंट है, सह्याद्री माउंटेन रेंज के ऊपर, वहीं से ये चीज इनिशिएट होती है। 1951 में हमारे इंडिपेंडेंस के जस्ट बाद इसको स्टार्ट किया गया था। 1962 में इसका फर्स्ट जो रिएक्टर था, यानी फर्स्ट जो इसका टर्बाइन था, वो यहाँ पर काम करना स्टार्ट करता है। और राइट नाउ फर्स्ट स्टेज इसका कंप्लीट हो चुका है, सेकंड स्टेज कंप्लीट हो चुका है, थर्ड और फोर्थ स्टेज कंप्लीट हो चुका है। राइट नाउ स्टेज 5 जो है वो कंप्लीट होने, मतलब स्टेज 5 बन रहा है, बट पिछले 6 साल से इसको फंडिंग नहीं मिल रही है, इसके कारण ये कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। ये आसपास के एरियाज में हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी यानी कि पानी से बनी हुई बिजली और आसपास में इरिगेशन फैसिलिटीज ये सब प्रोवाइड करता है, जिसके थ्रू ये डैम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्पेशली महाराष्ट्र का जो साउथ वाला पार्ट है उसके लिए। तो आपने देखिए, साउथ वाला पार्ट के लिए मतलब हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, और जो पश्चिम महाराष्ट्र यानी कि जो वेस्टर्न महाराष्ट्र है वहां पर ये वाटर और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर वगैरह सब प्रोवाइड करता है। इसके अलावा मानसून सीजन में जब बारिश बहुत ज्यादा होती है, यहाँ पर आप जानते हैं कि महाराष्ट्र ऐसा टाइम है, महाराष्ट्र ऐसे प्लेस में जहां पर बारिश ज्यादा होती है, वहां पर फ्लड कंट्रोल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कोयना रिवर के ऊपर ये प्रेजेंट है। और देखिए, जहां पर भी डैम होगा ना उसके आसपास में डेफिनेटली जहां पर पानी स्टोर होता है वहां पर एक लेक फॉर्म हो जाता है। तो यहां पर जो लेक फॉर्म होता है दैट थिंग इज कॉल्ड एज शिव सागर लेक। जस्ट रिमेंबर द नेम, शिव सागर लेक जो है कोयना डैम फॉर्म करता है, जो कि महाराष्ट्र के अंदर यहाँ पे प्रेजेंट है। अपार्ट फ्रॉम दिस, कोयना डैम जो है उसके जस्ट बगल में एक कोयना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, मतलब एक ऐसा फॉरेस्टेड रीजन है जहां पर बहुत सारे एनिमल्स वगैरह रहते हैं, एंड इट हैज बीन डिक्लेयर्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन 1985 में इसको डिक्लेयर कर दिया गया था, तब से यहां पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी प्रेजेंट है। नाउ 2007 के अंदर इसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को सह्याद्री टाइगर रिजर्व का पार्ट डिक्लेयर कर दिया गया था। सह्याद्री टाइगर रिजर्व इज प्रेजेंट इन महाराष्ट्र। जस्ट रिमेंबर, जो कोयना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि 1985 के अंदर प्रेजेंट था, उस चीज को 2007 के अंदर कोयना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को सह्याद्री टाइगर रिजर्व का पार्ट डिक्लेयर कर दिया गया था। इसके अलावा कोयना के जस्ट बगल में देयर इज अ प्लेस कॉल्ड एज चांदोली नेशनल पार्क। चांदोली नेशनल पार्क भी महाराष्ट्र के अंदर प्रेजेंट है। चांदोली को भी यहां पर सह्याद्री टाइगर रिजर्व का पार्ट डिक्लेयर कर दिया गया था। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिक्लेयरिंग अ पर्टिकुलर सेंचुरी ऑफ नेशनल पार्क एज अ पार्ट ऑफ टाइगर रिजर्व? इसका मतलब क्या होता है? लेट मी ट्राई एंड एक्सप्लेन दिस थिंग। जस्ट सपोज दिस इज हमारा इंडिया, ठीक है? ऑलराइट, अगर आप देखेंगे दिस इज, मान लीजिए महाराष्ट्र को समझते हैं, यहां पर आप जानते हैं कोयना है, तो यहीं पर कोयना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी प्रेजेंट है, ठीक है? ऑलराइट, यहीं पर यहां पर अगर आप देखेंगे तो यहां पर प्रेजेंट है चांदोली नेशनल पार्क, ठीक है? चांदोली नेशनल पार्क यहां प्रेजेंट है। और आप जो ये लार्जर पार्ट देखेंगे, ये वाला पार्ट देखेंगे ना, दिस पार्ट इज कॉल्ड एज सह्याद्री टाइगर रिजर्व। समझिए, सह्याद्री टाइगर रिजर्व के अंदर बहुत सारे टाइगर्स वगैरह रहते हैं जो कि फ्रीक्वेंटली मूव करते रहते हैं कोयना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर और कभी कभी चांदोली नेशनल पार्क के अंदर। इसलिए एनटीसीए यानी कि नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने डिसाइड किया कि अगर जो टाइगर्स वगैरह हैं वो लोग अगर कोयना में जाते ही रहते हैं और चांदोली में जाते ही रहते हैं, तो क्यों ना इन सबको एक सिंगल टाइगर रिजर्व डिक्लेयर कर दिया जाए। इसीलिए जो यहाँ पर जो मतलब ये वाला पार्ट जो था सह्याद्री टाइगर रिजर्व जो था यहाँ पर, उसी के अंदर कोयना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को भी और चांदोली नेशनल पार्क को भी, दोनों को इसका पार्ट इंक्लूड कर दिया गया ताकि टाइगर्स वगैरह इजीली दोनों मतलब तीनों के अंदर मूव कर सके और उनको कोई भी डिस्टर्बेंस वगैरह ना हो। दिस थिंग इज कॉल्ड एज कि एक पर्टिकुलर टाइगर रिजर्व को के अंदर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को एक पार्ट बना सकते हैं, ठीक है? अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आप कोयना डैम को देखेंगे तो ये वन ऑफ द लार्जेस्ट सिविल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट है जो कि इंडिया के अंदर किया गया था आफ्टर इंडिपेंडेंस। और महाराष्ट्र का जो स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है वो इस चीज को बनाता है, मतलब इसको रन करता है। सिंपल सा मतलब ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर नहीं है, ये स्टेट गवर्नमेंट के अंदर काम करता है। नेक्स्ट थिंग जो आपसे पूछा सकता है कि कोयना रिवर के कुछ स्पेसिफिकेशंस देखिए। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, कोयना रिवर जो है कृष्णा रिवर की ट्रिब्यूटरी है जो कि महाबलेश्वर, जैसा हमने पीछे देखा, 17 डिस्ट्रिक्ट से यहां पर ओरिजिनेट होती है। नाउ मेजॉरिटी ऑफ द रिवर जो है वो इस तरीके से मूव करती है, ईस्ट वेस्ट या फिर वेस्ट ईस्ट, बट कोयना रिवर जो है वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में मूव करता है। लेट मी शो यू द इमेज
देखिए दिस इज महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के आप डिफरेंट इमेज देखिए। महाराष्ट्र में 3 मेन इमेजेस है, गोदावरी, भीमा और कृष्णा। ठीक है, जो कृष्णा रिवर है इस तरीके से मूव कर रहा है। देखिए कृष्णा रिवर ये है, तो कृष्णा रिवर में ध्यान रखिएगा। देखिए अगर आप कोयना रिवर को देखेंगे तो कोयना रिवर इस तरीके से है, और अगर आप देखिए यहाँ पर, अगर आप ये देखेंगे इस वाले पार्ट को अगर आप जूम इन करेंगे तो ये ऑलमोस्ट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में मूव करता है। तो ये इस तरीके से मूव करता है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। अगर एक पर्टिकुलर रिवर नॉर्थ साउथ में मूव कर रही है, इसका ये मतलब नहीं है कि पूरी जर्नी में वो सिर्फ नॉर्थ साउथ ही मूव करेगी और ईस्ट वेस्ट कहीं मूव नहीं करेगी। इसका मतलब ये है कि मेजॉरिटी ऑफ द रिवर जो है वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में है, बट इसके अलावा ऑब्वियसली ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में भी मूव करता है। बट जस्ट रिमेंबर, अगर आपसे स्टेटमेंट पूछा जाता है कि क्या कोयना रिवर नॉर्थ साउथ में मूव करता है, तो यस इट डज मूव्स इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। अपार्ट फ्रॉम दिस अराउंड 2000 किलोमीटर स्क्वायर का ये एरिया कवर करता है, और जो एवरेज मीन सी लेवल है, मतलब जहां पर ओशन का वाटर है उससे ऑलमोस्ट 1 से 1.5 किलोमीटर ऊपर है ये। जिसका मतलब ये शो करता है कि जो डेक्कन प्लेट्यू का जो फॉर्मेशन है उसका ये एक जो एविडेंस है, उस एविडेंस के लिए भी ये कोयना डैम जो है, कोयना रिवर जो है सॉरी, वो काम करता है। अपार्ट फ्रॉम दिस कोयना डैम जो है उसके आसपास में कोयना नगर नाम का एक प्लेस है, वहीं पर इस डैम को बनाया गया है जहां पर शिव सागर रिजर्वॉयर है। पीछे हमने इसके बारे में बात कर ली। नाउ देखिए हमने देखा कृष्णा रिवर कुछ इस तरीके से मूव करती है, कोयना रिवर आके इस तरीके से मिलती है। नाउ कोयना रिवर के अपने खुद के 4 ट्रिब्यूटरीज हैं इस तरीके से। सबसे ऊपर आता है केरा, देन आता है वांग, देन आता है मोरना एंड फाइनली इज महिंद। ये चारों, these 4 are the tributaries of Koyna river. Now what can be the question from this thing? यूपीएससी आपसे बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछ सकता है। केरा, वांग, मोरना, महिंद रिसेंटली सीन इन न्यूज आर व्हाट? सिंपल, तो जस्ट रिमेंबर दे आर द रिवर्स, और ये एक टाइप के ट्रिब्यूटरीज हैं ऑफ दिस पर्टिकुलर रिवर, कोयना रिवर के ट्रिब्यूटरीज है। अपार्ट फ्रॉम दिस अगर आप केरा, वांग और मोरना की बात करेंगे, जो ऊपर वाले तीनों हैं, इन तीनों के ऊपर भी एक डैम बना हुआ है, बट ये जो लास्ट वाला है यानी कि जो महिंद है, इसके ऊपर अभी तक कोई भी डैम नहीं बनाया गया। ठीक है, बट ये थोड़ा सा ज्यादा डिटेल हो जाएगा, इसको अगर आप नहीं भी ध्यान रखेंगे तो दैट इज ओके, बिकॉज ये स्टेट स्पेसिफिक हो गया। बट जस्ट रिमेंबर कि चारों है क्या, केरा, वांग, मोरना, महिंद क्या है, चारों ट्रिब्यूटरीज है इसकी कोयना की। अपार्ट फ्रॉम दिस जो वाज द क्वेश्चन, जो कि रिवर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था 2016 के अंदर, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आप इसको ट्राई कीजिए। रिसेंटली द लिंकिंग ऑफ विच 2 रिवर्स वाज अंडरटेकन, राइट? द ऑप्शंस आर कावेरी, तुंगभद्रा, गोदावरी, कृष्णा, महानदी, सोन और नर्मदी, ताप्ती। ठीक है, आप इसको ट्राई कीजिए, वीडियो पॉज कीजिए, इसको ट्राई कीजिए। ऑलराइट, फेयर इनफ। आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा। तो आंसर इज बहुत ही सिंपल, कृष्णा गोदावरी। आपने इसको तो मतलब लिटरली एक चीज तो आप सबको इजीली समझ आ गया कि जो कृष्णा गोदावरी रिवर है वो एक टाइप का आपस में उसको लिंक करने की कोशिश की गई थी 2016 के अंदर, इसको सक्सेसफुली लिंक कर लिया गया है। ऑलराइट, कावेरी तुंगभद्रा का कोई भी लिंकेज का प्रोग्राम नहीं है। महानदी, सोन का नॉट अ चांस। सोन का यहाँ पर किसके साथ है? केन और बेटवा का है, जो सोन के पास में है, जो केन और बेटवा लिंकिंग प्रोजेक्ट है वो उनका पास में हो रहा है। नर्मदा, ताप्ती को बिल्कुल भी लिंक कर ही नहीं सकते, बिकॉज दोनों के अंदर ओवरफ्लो ऑफ वाटर रहता है। ऑलराइट, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। हम बात करते हैं आर्मी वेरिएंट ऑफ एमआरसैम के बारे में। एमआरसैम क्या होता है और किस तरीके से आर्मी वेरिएंट की बात कर रहे हैं, सबसे पहले तो हम इसके बारे में समझते हैं। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, व्हाट इज एमआरसैम? अगर आप एमआरसैम को ब्रेक करते हैं तो ये 2 पार्ट में ब्रेक हो जाएगा, एमआर और सैम। एमआर देखिए, एमआर का मतलब होता है मीडियम रेंज, सैम का मतलब होता है सरफेस टू एयर मिसाइल। ठीक है, तो एक टाइप में हम मिसाइल की बात कर रहे हैं जो कि मीडियम रेंज का है, मीडियम रेंज और सरफेस से मूव करता है। अच्छा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सरफेस टू एयर मिसाइल? कोई भी ऐसा मिसाइल जो कि सरफेस से जाएगा और एयर पे अटैक करेगा, मतलब दैट थिंग इज कॉल्ड सरफेस टू एयर। एयर टू एयर का मतलब होता है जो कि फ्लाइट से, मतलब किसी एरोप्लेन से निकलेगा, एयर से निकलेगा और एयर पे अटैक कर देगा। और एयर टू सरफेस का मतलब होता है जो एयर से निकलेगा और सरफेस पे अटैक करेगा। तो ये 3 टाइप के वेरिएंट्स हैं, नाम से पता चलता है कौन सा क्या है। रिसेंटली डीआरडीओ ने 2 सक्सेसफुल टेस्ट फ्लाइट्स किए हैं कि जो एमआरसैम है, एमआरसैम अभी तक हमारे पास नेवी और एयरफोर्स के पास था, बट आर्मी के पास हमारा एक भी नहीं था। उसी चीज को बनाने के लिए यहाँ पर लगातार डीआरडीओ कोशिश कर रही है और रिसेंटली उन्होंने सक्सेसफुली इस चीज को बना भी लिया। चांदीपुर नाम का एक रॉकेट लॉन्चिंग साइट है जो कि उड़ीसा के अंदर प्रेजेंट है, वहीं से इस चीज को दोनों को चेक किया गया है, दोनों को इस चीज को मतलब टेस्ट किया गया। ऑलराइट, दोनों में देखिए किस तरीके के स्पेसिफिकेशन हुई, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट स्टिल जस्ट रिमेंबर कि जो पहला किया गया उसको लिविंग ट्रायल्स के साथ किया गया। मतलब क्या किया गया है, पहले कुछ टारगेट्स वगैरह को हवा में भेजा गया, उसके बाद इस मिसाइल के थ्रू उन टारगेट्स को अटैक करने की कोशिश की है। तो इस तरीके से टेस्टिंग वगैरह होती है, दैट इज ओके। ऑलराइट, पहली बार ये जो ये एमआरसैम है उसको इंडियन आर्मी के लिए जो मतलब बनाना स्टार्ट किया गया था, 2020 में उसको स्टार्ट किया गया था, और पहली बार जो टेस्टिंग की गई थी 2020 के अंदर की गई थी। मतलब इट वाज ट्राइड कि ये चीज जो ऑलरेडी नेवी और एयरफोर्स के लिए है उसको आर्मी के लिए भी बनाना है। ठीक है, तो एमआरसैम जैसा आप देखा, अगर आप पीछे वाला पार्ट देखें तो सरफेस टू एयर है पहली बात, तो मतलब सरफेस से जाएगा और एयर पे अटैक करेगा। अपार्ट फ्रॉम दिस डीआरडीओ ने उसको बनाया है इजराइल का जो एरोस्पेस इंडस्ट्री उसके साथ मिलकर। नाउ इजराइल जो है वो हमें एक टाइप का मिसाइल प्रोवाइड करता है, बराक मिसाइल। जस्ट रिमेंबर, जो इजराइल है वो हमें बराक मिसाइल प्रोवाइड करता है। तो इसी बराक मिसाइल को हमने मॉडिफाई करके इस एमआरसैम को बनाया है। वंस अगेन जस्ट रिमेंबर, एमआरसैम पूरी तरीके से इंडिजिनियस नहीं है। ठीक है, सो इजराइल जो है, इजराइल के साथ इंडिया ने एक टाइप का अग्रीमेंट साइन कर रखा है, जिसके तहत इजराइल ने इंडिया को एक मिसाइल दिया, इसका नाम है बराक 8 मिसाइल। इसका पूरा नाम है बराक 8। बराक 8 मिसाइल प्रोवाइड किया। तो इसी बराक 8 मिसाइल को क्या किया, इंडिया ने कुछ इसमें स्पेसिफिकेशन चेंजेस किए हैं और चेंज करके उसका नाम रख दिया है एमआरसैम, जिसको अब इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों ही यूज कर रहे हैं।
ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया। सो जो अभी जो राइट नाउ जो आर्मी वाला जो यूज किया जा रहा है वो मतलब इजराइल का जो बराक मिसाइल है उसी का एक टाइप का मॉडिफिकेशन है। इसके अंदर बहुत सारे डिफरेंट यूनिट है, कंट्रोल पोस्ट होता है, मल्टी फंक्शन रडार होता है, मोबाइल लॉन्चर सिस्टम होता है, बट नो वन इज गोइंग टू आस्क यू कि इसके पार्ट्स कौन कौन से हैं। देखिए इस तरीके का है, तो इस तरीके से मूव करता है, एक टाइप का ट्रक होता है, जैसे मतलब डिफरेंट जो मतलब एलएस बोलते हैं इसको, ठीक है, इस तरीके से मूव करता है। और इसके ऊपर ही मतलब इसके पास इतनी कैपेसिटी होती है कि हैवी लोड को एक साथ ट्रैवल कर सकता है। तो इसके ऊपर ही आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे डिफरेंट मिसाइल्स वगैरह को लेके जाया जाता है, और इसी के थ्रू ये जो आप देख सकते हैं ये वाला जो है ये टाइप का मैनुअल लॉन्चर है। इसी पर्टिकुलर लॉन्चर के थ्रू ये देखिए आर्मी का एमआरसैम यानी कि मीडियम रेंज का सरफेस एयर टू मिसाइल, एमएलएस यानी कि मोबाइल लॉन्चर सिस्टम, ये सब चीजों को मतलब यूज करके इस पर्टिकुलर मिसाइल को आप लॉन्च कर सकते हैं। एमआरसैम के बारे में बात करते हैं। एमआरसैम जो मिसाइल है ये बहुत ही हाई रिस्पॉन्स है, मतलब बहुत जल्दी रिस्पॉन्स, मतलब बहुत जल्दी रेडी हो सकता है अटैक करने के लिए। क्विक रिएक्शन है, बहुत जल्दी रिएक्ट करता है, और वर्टिकली लॉन्च्ड है, मतलब इस तरीके से इसको अटैक किया जाता है, ऊपर की तरफ अटैक किया जाता है, उसके बाद जाकर अपने टारगेट को अटैक करता है। नेक्स्ट टर्म सुपरसोनिक मिसाइल है। तो सुपरसोनिक आपको याद होगा, इसको हमने बहुत बार डिस्कस कर लिया है। सुपरसोनिक का मतलब होता है कि मैक 1 से स्पीड से ज्यादा, ठीक है, मतलब 1 मैक से ज्यादा बट 5 मैक से कम। तो इस तरीके से दैट थिंग इज कॉल्ड सुपरसोनिक मिसाइल। किसी भी टाइप के एरियल थ्रेट को अटैक कर सकती है, जैसा देखा आपने सरफेस टू एयर मिसाइल है, तो हवा में कोई भी थ्रेट होगा उसको अटैक कर सकता है। किसी भी टाइप का मिसाइल, एयरक्राफ्ट, गाइडेड बॉम्ब्स हो गए, हेलीकॉप्टर्स हो गए, किसी को भी हवा में डिस्ट्रॉय कर सकता है पूरी तरीके से। तो सुपरसोनिक का मतलब समझ गए कि 1 मैक से ज्यादा स्पीड है इसकी, बट 5 मैक से कम है, बिकॉज 5 मैक से ज्यादा इसकी स्पीड होगा उसको क्या बोलेंगे, हाइपरसोनिक, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस इसको आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों ही इसको ऑलरेडी यूज कर रही है। 2019 के अंदर इसका नेवल वर्जन अभी रिसेंटली इसको लॉन्च किया गया था, और 2020 के अंदर आर्मी वर्जन का भी स्टार्ट कर दिया है डीआरडीओ ने, ठीक है। तो जैसा मैंने आपको पीछे बताया, जो बराक एयर मिसाइल जो कि इजराइल से हमने लिया था, उसी को यहाँ पर मतलब मॉडिफाई करके इसी का लैंड बेस्ड वेरिएंट जो है इसी को हम एमआरसैम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी के थ्रू इंडिया लगातार इस चीज को करने की कोशिश कर रहा है। ये आप समझ गए एमआरसैम के बारे में जो बेसिक चीजें वगैरह प्रेजेंट है वो सब। नाउ अपार्ट फ्रॉम दिस इसके पास एक रडार है जो कि लगातार ट्रैक करता रहता है और अपने टारगेट को आइडेंटिफाई करता है। उसके बाद जिस तरीके का बेस को मतलब जो भी इसको अंदर कोडिंग वगैरह मिलेगी उसके हिसाब से वो अपने टारगेट के ऊपर अटैक करेगा, डिस्ट्रॉय कर देगा। इसकी लेंथ अराउंड 4.5 मीटर्स के बारे में नो वन इज गोइंग टू आस्क, और इसका वेट अराउंड 275 केजी क्या है, अगेन नो वन इज गोइंग टू आस्क। जस्ट रिमेंबर द थिंग कि अराउंड 275 केजी का जो मिसाइल है वो एक सिंगल एलएस के ऊपर ट्रैवल कर सकता है। सो अगर आपसे स्टेटमेंट पूछा जाता है कि इट कैन नॉट बी लॉन्च फ्रॉम द ग्राउंड, दैट इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट, बिकॉज इसका रिसेंटली लैंड से ही अटैक करने का जो इसका वेरिएंट है उसको बनाया जा रहा है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस इसके अंदर बहुत सारे डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं जिसके नाम हमें याद करने बिल्कुल जरूरत नहीं है। फिन्स हो गए, कैनाट्स हो गए, इन सबको लगाया गया ताकि इसके फ्लाइट को स्टेबलाइज कर सके, ताकि जहां पर से इसको अटैक करें और जहां तक ये जा रहा है ये जो ट्रैक, ये जो पाथ है ये पूरी तरीके से स्टेबल रहे और इसका टारगेट जो है वो बिल्कुल एक्यूरेटली उस टारगेट के ऊपर ही अटैक करे। अब अपार्ट फ्रॉम दिस अगर आप पूछे हो कि किस तरीके से ये ट्रैवल करता है, इसका फ्यूल क्या है, तो इसके फ्यूल के अंदर ये सॉलिड प्रोपोर्शन सिस्टम को यूज करता है। मतलब इसके अंदर सॉलिड फ्यूल को यूज करते हैं जिसके साथ में थ्रस्ट वेक्टर कंट्रोल सिस्टम जो है दोनों साथ में मिलकर यहाँ पर काम करते हैं। थ्रस्ट जानते हैं क्या होता है? अगर आपने एक रॉकेट को लॉन्च होते हुए देखा होगा तो आपने देखा होगा कि ऊपर जाने से पहले उस बहुत सारे यहाँ पर धुआं छूटता है। दैट इज एक्चुअली वो धुआं नहीं होता। एक्चुअली क्या होता है, अगर जो फ्यूल होता है ना, फ्यूल बर्न हो रहा होता है। जब फ्यूल बर्न होता है तो बहुत सारा बाई प्रोडक्ट को रिलीज करता है। जब ये बाई प्रोडक्ट को रिलीज करता है तो नीचे की तरफ प्रेशर डालते हैं। जब ये नीचे की तरफ प्रेशर डालते हैं तो थर्ड जो न्यूटन का थर्ड लॉ है उसके हिसाब से जब भी कोई चीज नीचे की तरफ प्रेशर देगा तो उसको ऊपर की तरफ यहां पर एक पुश मिलेगा। दैट थिंग इज कॉल्ड एज थ्रस्ट। उसी थ्रस्ट वेक्टर कंट्रोल सिस्टम के बेसिस पे मिसाइल भी लॉन्च करता है, अपने आप को मतलब मूव करता है। अपार्ट फ्रॉम दिस 70 किलोमीटर का रेंज है इसका, मतलब 70 किलोमीटर के आसपास में हवा में कुछ भी होगा तो उन सब चीजों को हवा के अंदर ही डिस्ट्रॉय कर सकता है और एक बार में ये मल्टीपल टारगेट्स को एंगेज कर सकता है। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर आपने एक बार में आप एमआरसैम से एक ही मिसाइल को अटैक कर सकते हो उसके बाद आपको फिर टाइम लगेगा, ऐसा नहीं है। एक बार में आप मल्टीपल मिसाइल्स को यहां पर अटैक कर सकते हो और उसके थ्रू भी आपके पास बहुत सारा टाइम बच जाएगा। ऑलराइट, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आया हुआ था 2008 के यूपीएससी प्रीलिम्स के अंदर, उसको आप ट्राई कीजिए। द क्वेश्चन इज कि फ्रॉम व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग डिड इंडिया बाय द बराक एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम। वंस अगेन वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। देखिए 2008 के अंदर हमने ये सब लिया था तो उस टाइम ये क्वेश्चन पूछा गया था। वंस अगेन बराक मिसाइल फिर से टाइप का न्यूज में आया, दैट इज व्हाई आई पिक्ड दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। आप इसको ट्राई कीजिए। ऑप्शंस आर इजराइल, फ्रांस, रशिया एंड यूएसए। इसको ट्राई कीजिए। ऑलराइट, फेयर इनफ। आप आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा। इसका सिंपल सा आंसर है इजराइल। आप भी हमने डिस्कस किया कि बराक मिसाइल जो है इजराइल का मिसाइल है, जो इजराइल का जो एरोस्पेस डिपार्टमेंट है उससे हमने खरीदा है और इस चीज को इंडिया जो है इसका लैंड वेरिएंट बना करके अपना एमआरसैम के थ्रू इसको यूज कर रहा है। ऑलराइट, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। आई होप आपका आंसर करेक्ट होगा। ऑलराइट, आज के कुछ क्वेश्चन है जिसे आपको ट्राई करने हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज कि विच कंट्रीज आर केपेबल ऑफ एंटी सैटेलाइट वेपन अटैक। कौन कौन से कंट्रीज ऐसे हैं जिसके पास एंटी सैटेलाइट वेपन्स ऑलरेडी प्रेजेंट है। सेकंड इज विच इंडियन ऑर्गेनाइजेशन हैज बीन फॉर्म्ड एज स्पेस कमांड स्ट्रक्चर। तो इंडिया का जो स्पेस कमांड स्ट्रक्चर उसका नाम क्या है। थर्ड इज विच आर इंडियाज टॉप 3 लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर्स। कौन से ट्रेडिंग पार्टनर्स लार्जेस्ट। नेक्स्ट इज इंडिया हैज साइंड द सीईपीए विद विच ऑल कंट्रीज। ठीक है। नेक्स्ट इज कोयना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज अ पार्ट ऑफ विच टाइगर रिजर्व। एंड द फाइनल क्वेश्चन इज एमआरसैम इज अ लैंड बेस्ड वेरिएंट ऑफ विच मिसाइल एंड विच कंट्री मेक्स दिस दैट पर्टिकुलर मिसाइल। ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी के अंदर ये क्वेश्चन फिर से एक बार पूछ सकते हैं।
ऑलराइट, जो कल के क्वेश्चन थे उसे हम देख लेते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन वाज ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट है, जहां पर बोला गया था कि ऑन अ होल द लैंडलॉक्ड स्टेट्स हैव डन बेटर देन यूनियन टेरिटरीज इन एक्सपोर्ट प्रिपेयरनेस इंडेक्स। यस, दैट्स वेरी ट्रू स्टेटमेंट। अगर आपको याद होगा, सबसे बेटर किया था यहाँ पर कोस्टल स्टेट्स ने, उसके बाद किया था लैंडलॉक्ड स्टेट्स ने, उसके बाद किया था यूनियन टेरिटरीज ने, और सबसे जो कम किया था दैट वाज हिमालयन स्टेट्स। तो इस तरीके का जो एक्सपोर्ट प्रिपेयरनेस इंडेक्स है, ये वाला जो डेटा है, ये चारों जो आपको ये बिल्कुल याद होने चाहिए, बिकॉज इसका क्वेश्चन मतलब ऊपर नीचे करके इससे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नेक्स्ट इज अगेन ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट। क्वेश्चन था कि इफ अ पर्टिकुलर स्टेट इज नॉट परफॉर्मिंग वेल इन एक्सपोर्ट इंडेक्स, क्या सेंट्रल गवर्नमेंट उसे उसके ऊपर पेनल्टी इंपोज कर सकती है? नो, ऐसा कोई भी प्रोविजन इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं। इसलिए मैंने स्टेटमेंट डाला था ताकि आपको ये चीज मिले, आइडिया मिले, ताकि आप इसको सर्च करें, आप इसको मालूम करने की कोशिश करें। बट आई होप आपने इसी को सर्च किया होगा और आपको मालूम चल गया होगा कि ऐसा कोई भी पेनल्टी या कोई भी प्रोविजन इसके अंदर इंक्लूडेड नहीं है। फिर इनफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडिया और ओमान ने कौन सा जो मतलब अभी रिसेंटली जो पीओसी को साइन किया, प्रोग्राम ऑफ कंसर्न जो साइन किया है, उसके अंदर किस फील्ड के अंदर इसको साइन किया गया है? दैट इट हैज बीन साइंड, सॉरी, जो प्रोग्राम ऑफ कॉपरेशन को साइन किया गया, दैट हैज बीन साइंड इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ऑलराइट, सो इफ अ शिप इज कमिंग टू इंडिया थ्रू रेड सी, तो कौन सा स्टेट वो ट्रैवल करेगा? तो दो है हमारे पास, एक तो यहाँ पर प्रेजेंट है और एक यहाँ पर प्रेजेंट है। तो जो ऊपर वाला जो स्टेट होता है, दैट स्टेट इज कॉल्ड एज हरमूज, इज कॉल्ड हरमूज, और नीचे वाला जो है दैट इज स्टेट ऑफ बाबल मंदाद। ठीक है, तो इसका आंसर है बाबल मंदात। कि अगर कोई रेड सी, ये वाला पार्ट जो है ये रेड सी है, तो रेड सी से कोई भी ट्रैवल करके आएगा तो उसको बाबल मंदात से ट्रैवल करना होगा। नेक्स्ट इसके कौन से दो बॉडीज हैं जिन्होंने रिसेंटली एक अग्रीमेंट साइन किया है कि एटीएमएस यानी कि एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम को अपग्रेड करना है? तो दैट हैज बीन साइन बाय एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और जो साथ में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है, दोनों साथ मिलकर साइन किया है। एंड द फाइनल क्वेश्चन वाज कि व्हाट इज द लिंकेज बिटवीन कोरल्स एंड द कलर ऑफ द फिश? तो ओशन के अंदर ये देखा गया है कि जहां पर भी कोरल्स का मतलब वैल्यू डिप्लीट हो रहा है, मतलब कोरल्स जहां पे कहीं कोरल बीचिंग की तरफ जा रहे हैं, वहां पर ऑटोमेटिकली फिश का कलर भी वो भी डिक्लाइन हो रहा है। स्पेशली जो ग्रीन और येलो फिश है वो सब पूरी तरीके से गायब हो गए और सबके सब व्हाइट बन गए। ठीक है, सो ये चेंज इन कलर ये शो करता है। ऑलराइट, तो ये था हमारा आज का सारे के सारे क्वेश्चंस और आज के जितने भी टॉपिक्स वगैरह थे। आई होप आपको सारी चीजें प्रॉपर्ली समझ आ गई होंगी। अगर आपको कोई भी डाउट्स हैं तो प्लीज डू मेंशन देम इन कमेंट बॉक्सेस, हम उसको जल्दी से रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस, कीप रिवाइजिंग। ठीक है, डोंट लीव एनीथिंग फॉर दैट। आज ये सब चीजों को रिवाइज करते रहिए और जस्ट ट्राई टू कवर एवरीथिंग टुडे ओनली। आज का प्लान बनाइए और उसको आज ही कवर कीजिए। डोंट वेट फॉर टुमारो और डे आफ्टर टुमारो। आज ही कवर करना है आपको। ठीक है, जो कुछ भी करना है, जो बचता है उसे फिर कल करना है, जो उसके बाद जो बचता है उसको डे आफ्टर दैट करना है, बट जो करना है आज ही करना है। जस्ट रिमेंबर द टाइम ओनली इज नाउ। ठीक है, अगर आपके पास आज अभी इसी वक्त का टाइम है तो जस्ट डू एवरी सिंगल थिंग राइट नाउ। आप प्लान कीजिए कि मुझे अगर हिस्ट्री कंप्लीट करनी है तो हिस्ट्री मुझे अभी के अभी नेक्स्ट 2 चैप्टर्स मुझे अभी अगले 2 घंटे के अंदर कंप्लीट करने हैं। भले ही वो अगले बात 2 घंटे लगे, 3 घंटे लगे, वो बात की बात है, बस जस्ट प्लान इट एंड वर्क। ठीक है, और डोंट मतलब एवरी टाइम गो फॉर कि कल करूंगा परसों करूंगा। डोंट इवन डू दैट। ठीक है, राइट नाउ जो करना है अभी करना है, और इस तरीके से जाएगा तो आपका सिलेबस बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। 2 मंथ्स बचे हुए, अराउंड मतलब 2 महीने के आसपास बचे हुए हैं। जस्ट गिव एवरीथिंग दैट यू हैव एंड दिस एग्जामिनेशन बहुत इजीली आपका क्लियर हो जाएगा। बिकॉज प्रीलिम्स के अंदर ऑल यू हैव टू डू इज, आपको थोड़ा सा स्ट्रेटजी चाहिए, थोड़ा सा आपका मतलब लक चाहिए, एंड रेस्ट इज हार्ड वर्क। 99% इज हार्ड वर्क, बाकी 0.5% मतलब लक से काम चल जाता है। ठीक है, हार्ड वर्क अगर आपका इनफ है तो दैट इज मच मोर कि आपका इजीली बहुत एग्जाम क्वालिफाई हो सकता है। ऑलराइट, फेयर इनफ। अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज डू मेंशन देम इन कमेंट बॉक्सेस। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, अगर आपको इससे कुछ सीखने को मिला है तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।